नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आरआरबी ग्रुप डी में हम लोगों ने साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो साइंस में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, तो आपका केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में आज हम लोग क्लास नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास नंबर 2 में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के वो सारे सवाल कवर करवा दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसका क्लास 1 नहीं देखे हैं, देखिए इस क्लास 1 में हमने क्या किया, इस क्लास 1 में जो भी चीज़ें हमने की है उसकी कंप्लीट निचोड़ आपको देखिए ये रहा। और इसको मैं अभी रिवाइज कर दूंगा क्विक वे में, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगी ना जब वो मैं एक एक एग्जाम्पल लेकर के एक एक एटम को मैंने दिखलाया है वहां पे। ठीक है भाई, तो आप क्लास 1 जरूर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा क्लास 1 का भी, और इस चैनल पे भी जाकर के आरआरबी ग्रुप डी साइंस का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया। ठीक है, चलिए कल हमने क्या क्या पढ़ा है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहीं पे शेयर कर दी जाएगी। देखिए कल हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, मोल के डेफिनेशन के बारे में बताया था। मोल के डेफिनेशन में हमने आपको यह बताया था कि एक मोल जो होता है, कोई भी आपके पास या तो यौगिक होगा, यौगिक बोले तो कंपाउंड, या फिर तत्व बोले तो एलिमेंट। उस यौगिक या उस तत्व के, उस कंपाउंड या उस एलिमेंट का जो अनुभार जो ग्राम में होगा, यानी कि जो उसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होता है, वही क्या कहलाता है, एक मोल कहलाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल जैसे कि मैं आपको दे दूं, जैसे कि ये आपका वाटर है, ये वाटर क्या हो गया, आपका एक यौगिक हो गया, यानी ये क्या हो गया, आपका एक कंपाउंड हो गया। तो इस कंपाउंड का देखिएगा, इस कंपाउंड का, इस यौगिक का जो मॉलिक्यूलर मास है, जो अनुभार जो ग्राम में है, वही क्या कहलाता है, एक मोल है। तो भाई इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे तो क्या होगा, 1 × 2। एक क्या है, एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, और कितने हाइड्रोजन है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं एटॉमिक मास, तो कितना होता है, 16 होता है। तो 16 2 कितना हो गया, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम किसका मास आ गया, द्रव्य मॉलिक्यूलर मास किसका आया, एक कंपाउंड है जो हम कह रहे हैं वाटर, यानी कि एक मोल जो वाटर का है। ठीक है ना, 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, 18 ग्राम। ठीक है, क्लियर है भाई। अब मैं एक और आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है, ये आपका एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा, अब एलिमेंट या फिर यौगिक या तत्व, इसके बीच आप डिफरेंशिएट समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। एलिमेंट या तत्व अगर मैं कह रहा हूं, यानी क्या होंगे, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम होंगे या सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और यौगिक में क्या होंगे, 2 डिफरेंट एटम होंगे। जैसे हाइड्रोजन एक अलग एटम हो गया और एक ऑक्सीजन यहाँ अलग एटम हो गया। लेकिन अगर एलिमेंट में देखेंगे तो यहाँ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम आपको केवल नाइट्रोजन दिख रहा है। तो इस केस में अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे तो कितना होगा, 14 ग्राम होगा। यानी कि एक मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, 14 ग्राम। क्लियर है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब बात कर रहे होंगे एक मोल, यानी एक दर्जन में, जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं एक दर्जन में 12 कोई भी चीजें होती है, 12 पीस होती है, तो उसी प्रकार एक दर्जन में हम कह रहे हैं एक मोल को, और एक मोल में एक फिक्स्ड नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब एक बात बतलाइएगा, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की जो सूक्ष्मतम कण होती है, यानी कि जो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यानी इंग्लिश में कहें तो हम इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं। किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन हो गया ये आपका, और एक आपका ऑक्सीजन हो गया। तो ये तो सिमिलर है, और ये क्या हो गया, एक डिफरेंट एटम हो गया। तो देखिए ग्रुप ऑफ एटम, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ एटम होगा कैसा होगा, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम होंगे। यानी कि जो ग्रुप ऑफ एटम होगा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम आप लिखेंगे। तो देखिए ये आपके हो गए हाइड्रोजन के एटम, और ये हो गया ऑक्सीजन के, तो डिफरेंट एटम का एक ग्रुप बना है। और जब हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो इसकी जो सूक्ष्मतम कण होती है, यानी इसकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, तो इसका जो आप सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी होगा वो किसका मटेरियल होगा, या उसमें जो भी चीजें मिलेगी, जो भी कंपोजिशन मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी, नाइट्रोजन ही मिलेगा, है ना। तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, हम उसे क्या कहते हैं, एटम का नाम देते हैं। समझ में यहाँ तक चीजें आ गई। तो यहाँ पे वही बातें लिखी गई है, देखिए 1 मोल इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पाइएगा, तो अभी अगर यौगिक है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, अणु मिलेगा, यानी मॉलिक्यूल्स मिलेगा। अगर एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एटम मिलेगा।
और कोई एक ऐसा पदार्थ, अब बात कर ले पदार्थ किसको कहते हैं, जिसका अपना भार होगा यानी जिसका अपना वेट होगा और कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, उसको आप पदार्थ कहेंगे। अगर वो पदार्थ आपका एलिमेंट भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई आयन होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल्स टू आप लिखे 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना, यानी कि 1 मोल यौगिक में कितना क्या मिलेगा आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मिलेगा, अणु मिलेगा, ठीक है सर। 1 मोल ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्व, इसमें क्या मिलेंगे आपको, 6.022 10⁻23 एटम। और 1 मोल ऑफ आपके पास आयन होगा, ठीक है ना, या एलिमेंट, कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे, तो उसमें क्या मिलेगा, 6.022 10⁻23 आयन। अब समझिए, यानी 1 मोल 1 मोल 1 मोल यानी 1 दर्जन 1 दर्जन 1 दर्जन, पीस कितना, 12 पीस, यानी 6.022 10⁻23, ये फिक्स रहेगा। अगर आप अंडा लिए हैं तो आपको 12 अंडा मिला है, यानी कि 6। अगर आपने यौगिक की बात की तो आपको अणु मिलेगा इतना 1 मोल कंपाउंड में। अगर आपने पेन लिया है तो 12 पेन मिलेगा, यानी कि अगर एलिमेंट लिया तो ये चीजें मिलेगी। अगर आपने आयन लिया तो इतना आपको आयन मिलेगा। समझ में आ गया भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। चलिए इसके बाद यहाँ पे वही लिखी गई है कि 6.022 10⁻23 परमाणु, अणु या फिर आयन होता है। एलिमेंट जिसको हम तत्व कहते हैं, इसके सूक्ष्मतम कण यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, अणु होगा, सॉरी एटम होगा। और यौगिक का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम अणु कहते हैं। अब एक फॉर्मूला जो आपका बचा हुआ है, इस फॉर्मूला से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पलर में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया जाता है आपको कि गिवन वेट अपन, यानी कि दिया गया भार अपन मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणुभार, यानी ये कि आपको कभी भी अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, जैसे आप यहां निकाले ना 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23, तो यहाँ पे 1 मोल जो आपने निकाला है इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, n इक्वल्स टू गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास। ये अभी आपको मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मूला बस अभी आप समझिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो होता है क्या होता है, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास। तो आप यहां से कह सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन वेट होता है, यानी जो दिया गया भार है, तो देखिए ऊपर में है तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मॉलिक्यूलर मास का क्या है, उल्टा रिलेशन यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक रिलेशन ये भी होगा। यानी ये कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, गिवन वेट के। ये सब क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना निकाला हूं अलग अलग करके, सेपरेट करके, ठीक है। नहीं तो ये नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। और जो नंबर ऑफ मोल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। यानी इसका मतलब समझिएगा, इसका मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे कि देखिए आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है, और आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका आपको दे दिया गया एग्जाम में, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है N1 है और इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है N2 है। तो आप हमें बताइए क्या सही होगा, N1 ग्रेटर देन N2 होगा, या N2 ग्रेटर देन N1 होगा, या N1 इक्वल्स टू N2 होगा, या इसको आप कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, आपके पास डाटा इनसफिशिएंट दिया गया है। चारों ऑप्शन में क्या सही होगा बताइए। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसी फॉर्मूला से बनाएंगे भाई। देखिए यहां पे आपको दिया गया है वाटर, तो वाटर का आपको दे दिया गया है मोल की संख्या N1 है। तो आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होता है भाई, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास, है ना, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास का होता है कि नहीं भाई, मॉलिक्यूलर मास का होता है। और आपको मैंने क्या बताया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट का होता है। तो वेट तो आपको वाटर का नहीं दिया गया, लेकिन आप बताइए, पहला ये वाटर हो गया, दूसरा ये CO2 हो गया। तो पहले वाटर का आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो कितना आएगा, 1 × 2 + 16, यानी कितना आ गया, 18 ग्राम आया, है ना, 18 ग्राम आया। यानी वाटर का कितना आया मॉलिक्यूलर मास, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला है, यानी कि आपने जो अणुभार निकाला है वो कितना निकाला है, 18 ग्राम निकाला, ठीक है। अब मैं बात करूंगा CO2 की। तो CO2 का अगर मैं निकालूं तो 12 + 16 × 2 32, कितना हो गया, 44 ग्राम। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला है, यानी जो आपने अणुभार निकाला हो वो कितना निकाला है, 44 ग्राम निकाला, ठीक है। तो अभी आप बस इतना कॉमन सेंस लगाइए, आपको क्या पता है, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। मतलब ये कि मॉलिक्यूलर मास अगर अधिक होगा तो उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कम होगा, है ना, यही है ना इसका मतलब।
और मॉलिक्यूलर मास अगर कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो वाटर का आपका जो मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, 44 ग्राम है। तो अभी आपको क्या पता चल रहा है कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है, तो वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो ज़्यादा होगा इस कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत अधिक है, इस कारण इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो कम होगा। तो वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स है यानी N1 जो है वो ग्रेटर देन किसका होगा, N2 से। समझ में आया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। बाकी चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है भाई, अगर आप उसको अगर अच्छे से कर लिए और पूरे सेशन को अगर आप समझ लिए तो जो आपके आगामी यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आपके पूछे गए ये सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ग्रुप डी में हो गए, चाहे जेई के क्वेश्चन हो गए या आप एलपी टेक्नीशियन के ले ले, ग्रुप डी के ले ले एलपी टेक्नीशियन, ये सभी क्वेश्चन आपको बच्चे लगने लगेंगे, क्योंकि एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रखा गया बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया। इसीलिए चलिए भाई बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, एक एक सवाल करके हम लोग। अब मैंने पूरी कंसेप्ट आपको दे दी है, थ्योरी चीजें खत्म कर दी है, अब यहां से केवल ये पार्ट केवल अब आपका न्यूमेरिकल ही चलेगा। पहला सवाल है आपका ये, पहला सवाल क्या बोला गया आपको, किसमें, यानी कि 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है मेरे भाई, आपके पास 4 ऑप्शन है, बोला गया किसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी, यानी ये 4 ऑप्शन को आपको देख करके बतलाना। देखिए पहले तो मैं आपको अच्छे से डिटेल समझा देता हूं, फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि आप विदाउट यूजिंग पेन, ठीक है ना। देखिए विदाउट यूजिंग पेन का मतलब आप इस प्रकार से पेन यूज करेंगे, ऑप्शन ए 18 ग्राम भाई, ये हो गया, बी हो गया, सी और डी इसका निकालनी है तो सी हो गया, डी ये हो गया आंसर सही, ये हो गया विदाउट यूजिंग पेन। इसका मतलब ये नहीं कि पेन छोड़ दिए और आप आंसर निकाले तो वो कोई सही कभी होगा नहीं, वो ऐसा, ठीक है। तो पहले डिटेल समझते हैं, फिर इसके हम कंसेप्चुअली आपको मैं निकालना सिखला दूंगा, बहुत ही सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप बना रहे होंगे। क्वेश्चन आप समझें क्या है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी अगर मैं आपको बोलना चाहूं, बोला ये क्या है कि इन द गिवन 4 ऑप्शन विच हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करना है इन द गिवन 4 ऑप्शन, H2O के 18 ग्राम में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के 18 ग्राम में, या ऑक्सीजन के 18 ग्राम में, या फिर मीथेन के 18 ग्राम में। इन चारों ऑप्शन में किसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करिए इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग इसको हटा ले रहे हैं, अब इसकी हमें अब इतनी यूज पड़ेगी नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कल डिस्कशन कर रखा है, इसे ऊपर वाले को रखेंगे केवल फॉर्मूला को, क्योंकि इसका यूज होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। इसमें कह रहा है आपसे कि अणुओं की संख्या बताइए, है ना, अणुओं की संख्या बताइए मेरे भाई। इसमें बोला गया है अणुओं की संख्या बताइए, ठीक है, कि किसमें सबसे अधिक है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, एक आपको वाटर दिया गया है, ठीक है साहब। अब एक बात यहां से आपको समझने वाली चीज है, देखिए कितना कंसेप्चुअली चीजें मैं आपको लेके चल रहा हूं। यहां क्या लिखा गया है, अणु लिखा गया है, क्या लिखा गया है सर, मॉलिक्यूल्स लिखा गया है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है अणु किसका होता है, कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का, तो आप कहेंगे सर कंपाउंड का। कंपाउंड कहने का मतलब क्या है सर, यौगिक है। और सर यौगिक की जब बात होती है तो यौगिक में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं। देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिए आप, चारों ऑप्शन आप देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यौगिक ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, यौगिक ही मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा अच्छा एक चीज और, चलिए पहले देखिए वाटर में एक हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन है, 2 अलग अलग एटम हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है। मीथेन में एक कार्बन है एक हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में क्या है भाई, ये तो आपका O2 है सर, और O2 को जब आप देखेंगे तो एक ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसका एक एटम मैंने ले लिया, इसका एक एटम मैंने ले लिया, लेकिन यहां जो एटम आया है ये सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम है, लेकिन यहां पे क्या बन गया, एक ग्रुप ऑफ एटम बन गया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसलिए यहां पे भी अणु की बात हुई है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, ये और O2 क्या है आपका, यौगिक नहीं है, ये क्या है, एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे हर एक चीज को, क्योंकि पहला क्लास आपने मैंने बहुत ही डिटेल में कराया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो आपका वाटर है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में आपका O2 है, ऑप्शन सी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका मीथेन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन गैस हो गया। तो भाई आपको पता है यहां पे 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना, एक क्या है आपके पास ऑक्सीजन है। तो आपको पता है
कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि क्या बन गया है, ग्रुप ऑफ एटम बन गया है। ग्रुप ऑफ एटम को आप क्या कहते हैं, अणु। तो इसकी संख्या बताइए कितने अणु होंगे H2O में, ठीक है ना, कितने होंगे H2O में। और आपको इसका वेट दे दिया गया कितना, 18 ग्राम वाटर में बताइएगा। 18 ग्राम वाटर में बताइए कि ऐसे कितने अणु होंगे। जो ये आप बनाए ना इस प्रकार से, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का एटम, तो ये क्या बन गया, ग्रुप ऑफ एटम अणु। तो ऐसे कितने अणु होंगे। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए कितने अणु होंगे कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के, ऐसे कितने अणु होंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम बन रहे हैं यहाँ पे। मीथेन में भी बोला गया 18 ग्राम। तो एक चीज आपको यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहला टाइप ये है कि इसमें आपको जो वेट दिया है ना, यानी कि जो भार दे दिया गया है, वो आपको कांस्टेंट दिया गया चारों ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ जो आपके पास जो यौगिक है या कंपाउंड है या मैटर जो आपको दिया गया, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ये पहला टाइप है। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। ये पहला केस है, ध्यान रखिएगा। ये केस में मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आपका जो है भार जो दिया हुआ है, यानी जो गिवन वेट जो दिया है, ठीक है, जो भार दिया है वो क्या कर दिया गया, आपको कांस्टेंट कर दिया गया, ठीक है। ये पहला टाइप है मेरे भाई, याद रखिएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे भी 18 ग्राम, यहाँ भी 18 ग्राम, यहाँ भी 18 ग्राम, यहाँ भी 18 ग्राम। अब किसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी, तो सबसे पहले ए ऑप्शन पे आते हैं। पहले हमें ये बताइए, जो वाटर है इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। 1 × 2 + 16 यानी कितना ग्राम हो गया सर, 18 ग्राम हो गया। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, 1 मोल लिखते हैं। और आपको पता है 1 मोल में कितना होगा, 6.02 × 10⁻23 क्या होगा, परमाणु या मॉलिक्यूल्स या अणु या फिर आयन। तो आप कहेंगे सर अणु होगा। क्यों अणु होगा सर, क्योंकि ये आपका एक क्या है, यौगिक है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम उपस्थित है। तो चलिए आपने ये पता कर लिया कि सर 18 ग्राम में, आपने ये पता कर लिया सर कि 18 ग्राम जो वाटर है उसमें कितने अणु है, 6.022 × 10⁻23 अणु है, ठीक है। ठीक है सर। और आपको बोला गया है कि कितना में आपको निकालना है, 18 ग्राम में ही निकालना है, यानी कि 18 ग्राम में ही निकालना। तो भाई हमें तो पता है मॉलिक्यूलर मास ही इसका 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम में कितना अणु हो गया, 6.022 × 10⁻23 अणु हो गया। पहला ये आपने निकाल लिया, ये वाटर का निकाल लिया। अब चलिए ऑप्शन बी पे आते हैं हम लोग। ऑप्शन बी दिया गया ऑक्सीजन गैस। तो O2 का आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो यानी 32 ग्राम हो गया आपका। 32 ग्राम इक्वल्स टू आप 1 मोल लिखेंगे, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 1 मोल होता है। 1 मोल में कितने अणु होंगे, इसमें 6.022 × 10⁻23 अणु होगा। तो 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है, अगर आप 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें कितने अणु होंगे, 6.022 × 10⁻23 अणु होगा। लेकिन आपको निकालना कितने ग्राम में है, 18 ग्राम में निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 32 ग्राम में आपने निकाल लिया है, 32 ग्राम में आपने निकाल लिया है 6.022 × 10⁻23 अणु, ठीक है। अणु क्यों होगा समझे ना, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है और ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो आपका वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा मेरे भाई, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप 18 ग्राम में निकालेंगे। तो 18 ग्राम में जब आप निकालेंगे तो आप यूनिटरी मेथड को सॉल्व करना आपको आ रहा होगा, इंटू 18/32, ठीक है। इतना क्या हो गया आपका अणु। इसको सॉल्व करिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 16 बार में चला गया, 9 बार में ये चला गया, ठीक है। और फर्दर इसको आप जो भी सॉल्व करेंगे तो आपका एक वैल्यू आएगा। चलिए अब ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखिए ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंसेप्चुअली कैसे बनाएंगे। CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 12 + 32, ठीक है ना। 32 कैसे हुआ, 16 दूनी 32, क्योंकि ऑक्सीजन कितना 2 है। टोटल 44 ग्राम। इसका जो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 1 मोल होगा सर, और इस 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे। अणु क्यों होंगे, क्योंकि ये यौगिक है। अब 44 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड में इतना अणु है, लेकिन आपको निकालना है 18 ग्राम, ठीक है ना। तो 18 ग्राम में क्या होगा, 6.022 × 10⁻23 इंटू 18/44, ठीक है। तो 11/9 हो गया, ठीक है। इतना अणु होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। और नेक्स्ट आपको मीथेन में निकालना, यानी कि CH4 में। तो 12 + 4 16 ग्राम लिखेंगे, इक्वल्स टू आप 1 मोल लिखेंगे। और 1 मोल में कितना अणु होगा, 6.022 × 10⁻23 अणु होगा, ठीक है। और कितना ग्राम में, यहाँ 16 ग्राम में दिया गया, तो आपको 18 ग्राम में निकालना है। तो 18 ग्राम में क्या होगा, 6.022 × 10⁻23 इंटू 18/16, ठीक है।
इसको सॉल्व करिए, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 8 से इसको डिवाइड करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और 1 पॉइंट समथिंग यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, ठीक है। ये आ गया आपका मीथेन का केस में इतना अणु उपस्थित है। अब इस सीन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 11 है और ये 9 को इसको काटिएगा तो क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी जो भी वैल्यू आएगी इससे कम है रहेगी, ठीक है ना, इससे कम रहेगी। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.8 आएगा समथिंग, और इसको आप जब करेंगे तो यहाँ से 10 से माइनस 8 हो गया, यानी कितना आ गया, 8 दूनी 16, 1 17, 8 छक 42, ठीक है ना। तो कितना आ गया 42.10⁻22, और इधर करेंगे तो मतलब वैल्यू इसका कम आया, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑक्सीजन में भी 16 को यहाँ 9 से डिवाइड करके ये वैल्यू निकालेंगे, और वाटर में आपका आ गया कितना 6.022 10⁻23, ये एग्जैक्ट है। और यहाँ पे 6.023 पावर से अणु से थोड़ा सा अधिक रहेगा। यानी आपको सबसे अधिक किस में मिल गया है भाई, मीथेन में मिल गया, ठीक है, मीथेन में मिल गया। लेकिन एग्जामिनेशन में हमें इतना काम नहीं करना। अब एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, देखिए आपको क्या पता है सर, जो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता है, गिवन वेट, अभी मैंने आपको बताया है, दिया हुआ भार है ना, बटे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है कि नहीं, ये बताइएगा, ये आपको अभी पता है। यानी n इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास होता है। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास होता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वेट यानी कि दिया हुआ भार बटे मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणु भार होता है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि n जो होता है, अच्छा गिवन वेट आपको क्या है 18 ग्राम है, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो अब जो आपका n है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका रिलेशनशिप होता है। ऑप्शन ए देखिएगा, दिया हुआ है वाटर, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स मैं ले लिया हूं N1, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी आपको क्या दिया गया, ऑक्सीजन, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो गया ये क्या हो गया आपका 32 ग्राम। फिर ऑप्शन सी में आपको क्या दिया है भाई, आपको ऑप्शन सी में क्या दिया ये बताइएगा। ऑप्शन सी में आपको दिया गया था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका 44 ग्राम। और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है आपका, मीथेन CH4, ये दिया हुआ है 16 ग्राम। सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करिए। यहां पर आपको क्या पता है कि मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा उसका कम होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बतलाइए, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एक मोल में कितना अणु होता है, 6.022 10⁻23 अणु होता है। ये तो आपको पता है, बिल्कुल पता है सर। यानी मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स उतना ही कम होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो भाई अणु की संख्या भी कम होगी, क्योंकि मोल और अणु तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है ये समझिए, देखिए एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छे से करिएगा। पूछा है कि अणुओं की संख्या अधिक होगी, अणुओं की संख्या अगर अधिक होगी तो देखिए, अगर अणु की संख्या आपको अधिक चाहिए तो मोल भी आपका अधिक होना चाहिए। मोल आपका अधिक कब होगा, जब मॉलिक्यूलर मास कम होगा। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है, 16 ग्राम मीथेन का। तो देखिए अगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसकी नंबर ऑफ मोल्स N2 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स N3 है, और इसका नंबर ऑफ मोल्स N4 है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास M1 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास M2 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास M3 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास M4 हो गया। सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है, मीथेन का है, तो सबसे अधिक नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा, मीथेन का होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होगा तो उसमें अणु की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मोल क्या है भाई, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अणु है, या फिर कह सकते हैं मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमाणु है, या आप कह सकते हैं मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयन है कि नहीं। क्यों, क्योंकि एक मोल इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, 6.022 10⁻23 परमाणु है ना, या फिर अणु या फिर आयन। तो ये ऑप्शन से कैसे बनेगा, अब आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था यहाँ, आपको सबसे पहले क्या करना था, देखिए अब देखिए एग्जामिनेशन में आपका क्या रहेगा अप्रोच इस क्वेश्चन को बनाने का। देखिएगा भाई ध्यान से, इतना आपको तो मैंने दिखा दिया प्रैक्टिकली करके कि एग्जामिनेशन में अगर आप मतलब अगर आपके मन में ये आए, हालांकि एग्जामिनेशन में तो ये करना ही नहीं आपको इस प्रकार से। आपको यहाँ पे ये देखना है, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे कि इसमें पूछा गया कि किसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी, अणु की संख्या अधिक होगी। तो जब इसको पहले हम लोग, चलिए इसको रहने दीजिए, अभी हमें ये पता है कि अणु की संख्या अधिक होगी, यानी अणु की संख्या यानी कि एक मोल में 6.022 10⁻23 क्या होता है आपका अणु होता है ना भाई, यही होता है।
तो अणु की संख्या अगर अधिक चाहिए तो मोल की संख्या भी अधिक चाहिए। मोल की संख्या अधिक कब होगी? तो देखिए मोल की संख्या अधिक कब होगी? मोल की संख्या अधिक तब होगी या तो उसका भार अधिक होना चाहिए, दिया हुआ भार अधिक होना चाहिए तब ये ज्यादा होगा, या फिर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तब ये ज्यादा होगा। तो ये भार तो आपको कांस्टेंट कर दिया गया, ठीक है, ये कांस्टेंट कर दिया, यानी अब इसके ऊपर डिपेंडेंसी होगा। तो अब हम चारों ऑप्शन में ये देखें कि भार आपका कांस्टेंट कर दिया गया है भाई, जो भार दिया है ये आपको कांस्टेंट कर दिया है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहेंगे तो अब आप देखिए किस प्रकार से, आप देखिए पेन जो विदाउट यूजिंग पेन का कंसेप्ट ये होता है क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में। तो ये चलिए हाँ, यहां पे आप क्या करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आप एग्जामिनेशन करेंगे कि ऑप्शन ए भाई वाटर है तो 18 ग्राम हो गया मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन बी में 32 ग्राम हो गया मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन सी में 44 ग्राम हो गया मॉलिक्यूलर मास, और मीथेन का 16 ग्राम, यानी मॉलिक्यूलर मास। और आप यहाँ लिखेंगे एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास जितना कम मोल्स उतना ज्यादा और अणु भी उतना ही ज्यादा। तो मॉलिक्यूलर मास इसका सबसे कम, तो भाई अणु की संख्या इसमें सबसे ज्यादा, इसको टिक करके आप आ जाएंगे, समझे। ये होता विदाउट यूजिंग पेन क्वेश्चन को सॉल्व करना। पेन तो भाई यूज होगा ही होगा, ठीक है ना, कोई यहाँ पे तो आप जीके का क्वेश्चन लगा नहीं रहे हैं कि रट के आए और टिक कर लेंगे। अब ये पहला पार्ट था आपका, इसमें आपको क्या किया गया था, वेट जो था आपको दिया हुआ जो वेट था वो आपको कांस्टेंट किया गया था। अब अगले क्वेश्चन में आइएगा, यहाँ पे पूछा गया कि किसका द्रव्यमान अधिकतम है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में आप जब देखेंगे तो यहाँ बोला गया कि किसका द्रव्यमान अधिक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है और यहाँ भी O2 है, यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है, अगर O2 अगर सब जगह है यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास सब जगह क्या कर दिया गया, आपको कांस्टेंट कर दिया गया। यानी इस केस में आपका मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट कर दिया गया, यानी क्या कर दिया गया आपको, इस बार अनुभार आपको कांस्टेंट कर दिया गया। अगर अनुभार अगर आपको कांस्टेंट कर दिया गया, अब हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग अब स्पेस बना लेते हैं। चलिए भाई इस क्वेश्चन के लिए अब हम लोग स्पेस बना लेते हैं। चलिए देखिए चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना, मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ कि जल्दबाजी में क्वेश्चन, देखिए मुझे क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको क्वेश्चन को बनाना है ताकि मैं चीज़ों को समझाऊं ताकि आप बना पाएँ, ठीक है ना। अगर मैं जल्दबाजी में बना के दिखाना चाहूँ तो भाई उसमें कोई बहादुरी वाली बातें तो होगी नहीं। अच्छा अभी हमें ये पता है एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, गिवन वेट। देखिए जितना लिखेगा चीज़ें उतनी आपको याद होती जाएगी, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, गिवन वेट का, यानी किसका, भार का, ठीक है। ये क्या हो गया आपका भार हो गया और ये क्या हो गया आपका अनुभार हो गया, ठीक है। और आपको मैंने क्या बताया, एन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास का होता है, यानी किसका होता है, अनुभार का होता है, ठीक है भाई। ये दो चीजें आप याद रखेंगे। अब आपको देखिए पिछले केस में आपको क्या किया गया था, गिवन वेट कांस्टेंट कर दिया गया था, इस बार आपका मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट कर दिया गया है, यानी अब आपका मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट हो गया, यानी अब आपका जो डिपेंडेंसी इसके ऊपर होगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन वेट का है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा क्या, जितना ज्यादा भार होगा, है ना, जितना ज्यादा भार होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ही ज्यादा उसमें अणु होंगे या परमाणु होंगे या आयन होंगे। तो या ऐसे ही बोलिएगा, नंबर ऑफ मोल जितना ज्यादा होगा उसका भार भी उतना ही ज्यादा होगा ना भाई, क्योंकि अब ये मॉलिक्यूलर मास का तो कंसेप्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि हर केस में मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट कर दिया गया O2 दे करके, ठीक है। देखिए यहां पे क्या बोला गया, किसका द्रव्यमान अधिकतम है, बताइए किसका द्रव्यमान अधिकतम है, यानी कि जो भार है ना अधिकतम, ये बोला गया किसका भार सबसे अधिकतम होगा, तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स अधिक होगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, हो सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन वेट। बताइएगा भाई, तो जिसका ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उसका ही क्या होगा, भार ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा। तो भाई किसका द्रव्यमान अधिकतम होगा, बताइए किसका द्रव्यमान अधिक होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो देखिए एक तो ऑप्शन बी में आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे मोल्स आपको निकालना होगा, यहाँ भी मोल निकालना, यानी कि एक जगह चारों का मोल निकाल लेंगे। जिस प्रकार यहाँ पे हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था, है ना, इस केस में हमने क्या किया था, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था चारों का, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको मिल रहा है 20.4 लीटर, ये आपको एक ऑप्शन में, इसका क्या कंसेप्ट है मैं ये दे दूं, ये मैंने अभी नहीं दिया था क्योंकि मैं सोचा था कि क्वेश्चन जब तक आना जाए तब तक मैं इसको नहीं दूंगा। देखिए एक चीज अभी आपको पता है कि जो आप एलिमेंट की बात कर रहे हैं या कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यानी कि तत्व की जो बात कर रहे हैं और यौगिक की जो बात कर रहे हैं, आप इसमें क्या बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं ना भाई, और आप क्या बात कर रहे हैं,
आयंस की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। हिंदी में क्या है तो परमाणु की बात कर रहे हैं, आयन की बात कर रहे हैं और अणु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो तत्व यौगिक है ये कुछ भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में वाटर भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में जैसे सोडियम हो गया, और गैसेस स्टेट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। तो इस गैस में भी क्या होगा, एटम होगा या अणु होगा या आयन होगा। तो भाई गैस के एटम, अणु और आयन क्या करेंगे, फैलेंगे ना भाई, फैलेगी। तो एक मोल में जो एटम है वो कितना फैलती है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो याद रखिएगा, एक मोल में जो गैस जो फैलेगी, गैस का जो एटम है, जैसे गैस का एटम कहने का मतलब क्या है समझ लीजिए इसको भी। गैस का एटम कहना हम ये चाह रहे हैं, देखिएगा भाई स्पेस लेते हैं, इसका कहने का मतलब ये, जैसे कोई एक गैस ले रहा हूं आपका CO2 गैस, ठीक है, ये क्या है पहले ये बताइए, आपका एक गैस है, गैस है, इसके साथ साथ ये क्या है, आपका एक पदार्थ है, क्योंकि इसका भार और स्पेस ऑक्युपाई करता है। अगर भार है तो ये क्या होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। इसी पार्टिकल्स को आप क्या नाम दे देते हैं, एटम का। अगर ग्रुप ऑफ एटम हो जाएगा तो आप अणु कह दीजिएगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस गैस के ऊपर आ जाएगा तो आप उसको आयन का नाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा, तो CO2 गैस है, तो एक मैंने कार्बन, चलिए इसको अलग से लिखते हैं रेड कलर से, कार्बन है एक और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस के मैं एक एटम ले लिया हूं भाई इसका। अब देखिए इसमें बहुत सारे एटम ऐसे होंगे ना, तो बहुत सारे ऑक्सीजन के रहेंगे और एक आपके कार्बन के रहेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए भाई, ये सभी क्या है, आपके एटम है, और ग्रुप ऑफ एटम हो गया तो इसको हम अणु कह रहे हैं। तो भाई ये सब एटम या अणु ये क्या हो गएंगे, फैलेगी ना, क्योंकि गैस के एटम है तो वो फैलेगी ही भाई। तो एक मोल में जो ये गैस और एटम होंगे, यानी कि 6.02 टू 10⁻23 एटम होंगे अणु, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में 6.02 टू 10⁻23 एटम होंगे। तो ये एटम क्या करेगा, फैलेगी। तो कितना वॉल्यूम में फैलती है, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक मोल इक्वल्स टू होता है 22.4 लीटर। चलिए अब इसको हम लोग फ्रेश करते हैं। अब आप समझने योग्य बन चुके हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट याद करने से फायदा नहीं है। 22.4 लीटर यही कराया ही जाता है, लेकिन वो हम नहीं करवाएंगे आपको, बिल्कुल बिंदास रहिए। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब देखिए आपको पता है क्या है, एक मोल इक्वल्स टू कितना होता है, 6.02 टू 10⁻23 एटम, यानी कि परमाणु, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर आयंस, आयंस को आयंस ही कहते हैं, ये हो गया आपका परमाणु। ठीक है, और इक्वल्स टू एक मोल। अगर वॉल्यूम में बात किया जाएगा, अगर कोई गैस है तो उस गैस का जो एटम है या अणु है या आयन जो है वो कितना फैलेगी, एक मोल में उपस्थित जो एटम अणु है वो कितना फैलेगी, वो फैलेगी 22.4 लीटर। यानी एक मोल इक्वल्स टू आप ये भी लिख सकते हैं, यानी एक मोल इक्वल्स टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 22.4 लीटर। इसका मतलब ये है कि एक मोल में उपस्थित जो अणु होंगे या जो परमाणु होंगे या मॉलिक्यूल्स जो एटम होंगे वो कितना वॉल्यूम में फैलेगी, 22.4 लीटर वॉल्यूम में फैलेगी। क्लियर है भाई। चलिए, यानी अब आपको समझ में आ गया कि अगर लीटर भी दिया हुआ रहेगा तो लीटर से भी आप मोल निकाल सकते हैं। बस यहां से यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ O2 में। चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं O2 के सोल। चलिए अब यहां पे फिर से क्वेश्चन एक बार आपको याद दिला रहे हैं। यहां पूछा गया किसका द्रव्यमान अधिकतम है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास देखिए सब जगह कांस्टेंट कर दिया गया, O2 देके। अगर O2 दे दिया गया, अच्छा एक बात और, ये जो आपका 1 मोल इक्वल्स टू जो 22.4 लिखे हैं, ये आपका STP होता है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर NTP, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में इतना जो है एटम फैलती है, इतना वॉल्यूम में। ठीक है, इसलिए STP NTP आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, या फिर कॉपी किताबें वगैरह आप पढ़ेंगे तो। यानी इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन कांस्टेंट है सर, और द्रव्यमान अधिकतम है, तो द्रव्यमान अधिकतम है यानी कि आपका जो n, अगर ये आपका कांस्टेंट कर दिया गया है, ये आपका अगर कांस्टेंट कर दिया गया, तो अब हमारा बात कैसे बनेगा, गिवन वेट वाला कंसेप्ट पे चलेगा, यानी इस पे हम लोग चलेंगे। तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन वेट होता है। अगर ये पूछा किसका अधिक होगा, जो जिसका नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले केस में हम लोग चलते हैं, O2 के 16 ग्राम दिया गया। चलिए O2 का आपको वेट कितना दे दिया गया, 16 ग्राम वेट दे दिया गया। ठीक है, ये गिवन वेट है आपका, ये क्या है आपका गिवन वेट है। तो यहाँ से हम लोग मोल निकालते हैं पहले इसका। ठीक है, ऑप्शन ए का हम लोग मोल्स निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, N इक्वल्स टू गिवन वेट है। ठीक है, गिवन वेट होता है, ठीक है ना, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो गिवन वेट कितना दिया गया, 16 ग्राम दिया गया है, और क्या दिया हुआ O2, मॉलिक्यूलर मास O2 का क्या होगा, 16 × 2 32 हो गया। ठीक है,
तो 32 यानी कि 1/2 यानी कितना मोल हो गया, 0.5 मोल हो गया। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए में हम लोग मोल निकालनी है 0.5 मोल। ऑप्शन बी में आपको मोल की वैल्यू दे दी गई है 0.8 मोल, तो इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ऑप्शन ए में जो दिया गया 0.8 मोल। अब ऑप्शन सी में हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा सी में, देखिए O2 में यहाँ पे क्या दिया गया 6.022, ये भी आसान है। कैसे, तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया इसको समझिए। ऑप्शन सी में आपको क्या लिखा गया है, देखिए ऑप्शन सी में आपको लिखा गया है O2 के 6.022 10⁻23 अणु, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि O2 कहने का मतलब कितना है भाई, मतलब ये बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 16 दूनी 32 ग्राम हो गया। 32 ग्राम में कितना अणु है, 6.022 10⁻23 अणु है ना। और आपको पता है कि एक मोल में कितना अणु होता है 6.0, यानी कि ये जो वैल्यू दिया गया इसका मतलब क्या है, एक मोल आपको दे दिया गया डायरेक्ट ही, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये सब क्वेश्चन के लिए कोई कॉपी पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो एनसी का आपका वैल्यू दे दिया गया, एक मोल दे दिया गया। अब ऑप्शन डी में चलते हैं। अब देखिए ऑप्शन डी में दिया गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो O2 में जो एटम है वो जो फैलेगी 20.4 लीटर फैलेगी। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको जो ऑप्शन डी जो दिया गया इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए O2 पे दिया गया है, O2 पे जो दिया गया वो कितना फैलेगी, 22.4 लीटर फैलेगी, ठीक है। पहले आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, 16 दूनी क्या हो गया 32 ग्राम, ठीक है। 32 ग्राम इक्वल टू आप एक मोल लिखिएगा, यानी कि जो उसका मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू एक मोल होता है, और एक मोल में जो उपस्थित एटम है वो फैलेगी कितना वॉल्यूम में, 22.4 लीटर में फैलेगी, यही फैलेगी ना। तो भैया हमें पता एक मोल में उपस्थित जो एटम है वो फैलेगी कितना, 22.4 लीटर, वही दिया हुआ 22.4 लीटर, यही दिया था। 22.4 लीटर तो नहीं होगा, 20.4 लीटर दिया हुआ, ठीक है। 20.4 लीटर दिया हुआ, चलिए इसको ठीक कर लिए, यहाँ दिया हुआ आपको 20.4 लीटर। तो भाई हमें पता है कि अगर अगर 22.4 लीटर दिया हुआ रहता, इसका मतलब यह है कि एक मोल आपको वैल्यू दिया, यानी कि एक मोल में उपस्थित जो एटम है वो फैलेगी कितना वॉल्यूम में, 22.4 लीटर में फैलेगी। तो यानी कि 22.4 लीटर इक्वल्स टू आप एक मोल लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक लीटर में आप क्या लिखेगा, 1/22.4, एक मिनट, 22.4 मोल लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल। आपको निकालना कितने वॉल्यूम है, 20.4 लीटर में। 20.4 लीटर में क्या हो जाएगा, 1/22.4 इंटू 20.4, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, 22/4 को आप सॉल्व करिए 204 से, तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट दे के सॉल्व करिएगा तो ये 9 बार में जाएगा, 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18, 3 21 का 2, 9 दूनी 18, 2 20, ठीक है। यानी 0.9 मोल आ रहा है। यानी ऑप्शन डी में आपका जो वैल्यू आया है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, 0.9 मोल। आपको क्या पता है, n जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन वेट होता है, यानी जिसका नंबर ऑफ मोल होगा उसका वेट भी ज्यादा होगा, यानी उसका मास भी ज्यादा होगा ना भाई, उसका मास भी ज्यादा होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया, नंबर ऑफ मोल किसका ज्यादा है, तो नंबर ऑप्शन सी अगर आप देखिएगा तो एक मोल इसका, ठीक है। नेक्स्ट 0.8 है, 0.5 है, 0.9 है, यानी इस सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे बनेगा। तो इसको आप बस करेंगे कुछ नहीं, इसको देखिए किसका द्रव्यमान अधिकतम है, यहाँ देखिए O2 है, तो यार यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट कर दिया गया। द्रव्यमान अधिकतम है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन वेट होता है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, गिवन वेट होता है। तो वेट उसी का अधिक होगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स अधिक होगा। तो देखिए एग्जाम में आपको क्या कर दिया गया, ये आपको डायरेक्ट दे दिया गया था 6.02 यानी ये आपको दे दिया था, एक मोल दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो 20.4 लीटर होता है, एक मोल में 22.4 होता है, तो ये 20.4 है, मतलब ये कि एक मोल में 22.4 लीटर होता है ना। और आपको दिया 20 यानी कि एक मोल से वैल्यू कम है, यानी इसमें आप डायरेक्ट रफ वैल्यू निकालिए कि यहाँ पे एक मोल से क्या है, कम है, ठीक है, लेस देन है। ये 0.8 है, ये भी एक से कम है, ये आपका एक मोल है। अब इसका आप आराम से निकाल लेते, गिवन वेट था और इसका मॉलिक्यूलर मास 32, ये आपका 0.5 आ रहा था। तो सब में कम सबसे अधिक किसका था, एक मोल इसी का था, इसलिए इसका मोल अधिक तो इसका वेट भी अधिक होता। समझ, देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन सेट ऐसा ही करेगा कि आपका कम समय ही लगे भाई, और जब उसको समय लगाना लगेगा ना तो वो क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में वो समय नहीं लगवाएगा, आपका कंसेप्ट चेक करेगा कि कितना आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो चलिए ये हो गया आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब आइए इस क्वेश्चन में, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है लेकिन क्या अलग है, देखिएगा निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सबसे अधिकतम। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए पहला केस में आपको क्या कर दिया गया,
आपका भार दिया गया वो कांस्टेंट कर दिया गया 18 ग्राम 18 ग्राम। ऑप्शन क्वेश्चन 2 में आपको क्या कर दिया गया, आपका जो मॉलिक्यूलर मास O2 दे करके आपका मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट कर दिया गया, अनुभार कांस्टेंट कर दिया गया। ऑप्शन क्वेश्चन 3 भी आपका जो है सेम क्वेश्चन है आपका, लेकिन इस बार आपका ना तो भार कांस्टेंट किया है और ना ही अनुभार कांस्टेंट किया, यानी कि ना तो उसने देखिए यहाँ पे 10 मोल दे दिया आपको, ठीक है ना, देखिए 10 मोल दे दिया, यहाँ पे 2 मोल दे दिया है, यहाँ 5 मोल दे 0.5 मोल दे दिया, 4 मोल, मोल की संख्या अधिक है भाई, ठीक है, यानी गिवन वेट यहाँ पे फिक्स नहीं है अब। और ना ही आपका मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे वाटर तो इसका 18 ग्राम हो जाएगा, इसका आपका कुछ अलग मॉलिक्यूलर मास आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास अलग आएगा, इसका मॉलिक्यूलर, यानी एक केस आपका क्या है, इसमें जो आपका गिवन वेट है, ठीक है, नॉट कांस्टेंट होगा, और जो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये वो वाला केस है। ये केस में अब आपको बनाना पड़ेगा, इसमें कोई आपका ट्रिक या कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं, कंसेप्ट तो चलेगा ही भाई, कंसेप्ट रहेगा तभी आप क्वेश्चन को बना भी पाएंगे। तो इसमें आपको कुछ मतलब कि इसमें थोड़ा सा तो कलम चलाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो चलिए एक एक ऑप्शन को बनाना होगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं, क्या दिया गया, ऑप्शन ए में वाटर के 10 मोल दिए गए, ठीक है ना। तो आपको बोला क्या गया, सबसे किसका द्रव्यमान सबसे अधिकतम होगा, तो भाई अगर द्रव्यमान सबसे अधिक है तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन वेट होता है ना, गिवन वेट होता है, और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो हम n का वैल्यू पे काम करते हैं, चलिए पहले धीरे धीरे देखते चलिएगा क्या कैसे बनेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनुभार होता है। अब आपका ऑप्शन ए क्या दिया गया, वाटर के 10 मोल दिए हुए, ठीक है, तो वाटर का 10 मोल दिया गया, H2O का आपको कितना मोल दे दिया गया, 10 मोल दे दिया। तो अब एक बात बतलाइए, इसका आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए मास पूछा है, यानी कि गिवन वेट हम निकाल लेंगे, जिसका गिवन वेट ज्यादा उसका द्रव्यमान अधिक होगा, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा, निकाल लीजिएगा ना भाई, 1 × 2 + 16 18 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे आपको मोल की संख्या दे दी गई है 10 मोल। अब बताइए n इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास होता है कि नहीं। तो यहाँ से आप गिवन वेट नहीं निकाल लेंगे, गिवन वेट क्या निकलेगा आपका, n इंटू मॉलिक्यूलर मास, n इंटू मॉलिक्यूलर मास यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल की संख्या गुना अनुभार हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया, 10, मॉलिक्यूलर मास कितना 18 ग्राम, यानी 18 यानी कितना हो गया, गिवन वेट 180 ग्राम। चलिए 180 ग्राम, यानी कि ऑप्शन ए में जो आपका जो गिवन वेट आया है, यानी कि जो भार आया है कितना आया है, 180 ग्राम आया, ठीक है, कितना आया है, 180 ग्राम आया। चलिए भाई अब ऑप्शन बी हम लोग लेते हैं। ऑप्शन बी क्या आया है, C12H22O11 के 0.5 मोल की बात की गई है, ठीक है, C12H22O11 यहाँ पे ले रहे हैं, C12H22O11 का कितना मोल दिया गया, 0.5 मोल दिया गया है ना, 0.5 मोल दिया गया है, 0.5 मोल दिया गया। तो यहाँ पे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, चलिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते पहले। तो 12 है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6 और ये होता 12, तो 12 गुना 12 करिए आप। हाइड्रोजन का 1 होता है 22 करिए, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुना 11 करिए। अब इसको सॉल्व करिए, 12 12 गुना 44 हो गया, 22 हो गया ये आपका, 11 छक 66 का 6 हाथ में बचा, 11 6 11 के 11 7 17 176 हो गया। अब इसको आप जोड़िए, 6 2 8, 12 का 2 हाथ में बचा 1, 8 2 10, 4 14 का 4 हाथ में बचा 1, 342 ग्राम आ गया, ठीक है, ये आया आपका मॉलिक्यूलर मास आया, ठीक है, ये क्या आया आपका मॉलिक्यूलर मास आया, ये आया आपका मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ से आप गिवन वेट निकालेंगे क्योंकि मोल आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप गिवन वेट निकालेंगे तो क्या आएगा, n इंटू मॉलिक्यूलर मास, मोल के वैल्यू कितना दे दिया गया 0.5 मोल, 0.5 इंटू 342, इसको सॉल्व कर लेते हैं 10 से, 5 दूनी 10, 2 से ये जाएगा तो 2 17 दूनी 34, 171 ग्राम, ठीक है, यानी कि 171 ग्राम। ऑप्शन बी में आपका जो भार आया है वो कितना आया भाई, भार आया 171 ग्राम। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना भाई, एक बार चेक करते चलिएगा। नंबर ऑफ मोल 0.5 दिया हुआ था, है ना, 0.5 मोल दिया हुआ था, इसको सॉल्व के 1/2 171 ग्राम। चलिए अब इसको यहाँ से हटाते हैं हम लोग। अब ऑप्शन सी में देखते हैं क्या दिया हुआ, चलिए ऑप्शन सी में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, इसको अभी हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे तो आपको ऑप्शन ए ऑप्शन बी में पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होगा, तो भाई आप पता कर रहे हैं ए का अभी तक तो होगा। अब है इसके बाद ऑप्शन सी में CaCO3 का 2 मोल है, CaCO3 है, ठीक है, CaCO3 का 2 मोल है।
तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। कैल्शियम में कितना होता है 40, कार्बन का 12, 16 तिया 48, तो कितना हो गया 48 दो 50, 60, 100 ग्राम हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। और इसका वेट निकाल लेते हैं हम लोग। गिवन वेट क्या होता है n इंटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल कितना है 2 दिया है, ये 100 हो गया यानी 200 ग्राम हो गया। तो इसका आ गया ऑप्शन सी में कितना भार आ गया भाई, ये अभी तक का सबसे ज्यादा हो गया 200 ग्राम। ऑप्शन डी भी ले ले रहे हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल बना लेते हैं हम लोग। इसका भी वेट निकाल लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल है भाई, तो इजी है ना, ये तो 44 ग्राम हो गया है ना। तो 44 ग्राम में यहाँ पे आपका वेट निकल जाएगा कितना n इंटू मॉलिक्यूलर मास। n का वैल्यू 4 दिया है, ये हो गया 44, 4 चौके 16, 176 ग्राम। यानी कि ऑप्शन डी में भार कितना आ गया 176 ग्राम। बताइए किसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, बताइए भाई। ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो आपको पता चल रहा देख करके ही सबसे ज्यादा भार है किसका 200 ग्राम, ऑप्शन सी। यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो CaCO3 का। क्लियर है भाई यहाँ पे, यानी ये बताइएगा। अच्छा, आप बोलेगा कि सर यहाँ पे क्या है द्रव्यमान है ना, और यहाँ पे आप क्या निकाले हैं सर भार। अब एक बात बताइए, ग्रेविटेशन मैंने आपको पढ़ाया, भार इक्वल्स टू क्या होता है mg होता है। g क्या वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, ये मैं मान के चल रहा हूँ 10, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब भार आपको कितना दिया, यहाँ पे 200 ग्राम दिया, यहाँ से मास निकालिए, तो मास कितना आएगा आपका 20 ग्राम आया। ठीक है, ग्राम में तो 20 ग्राम आया। अब चलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है 180, अब इस केस में भार निकालते हैं। 180 दिया है, यहाँ मास, यहाँ पे जी का वैल्यू 10 है, तो यहाँ से मास का वैल्यू क्या आएगा आपका 18 ग्राम। तो देखिए मास किस में आया अधिक, सबसे ज्यादा इसमें आया ना। अब इसमें निकालिएगा तो 17 ग्राम समथिंग कुछ आएगा, इसमें भी 17.6 ग्राम आएगा। समझ में आया ना भाई। तो ये सब इतना है कि देखिए चीजें क्योंकि देखिए मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों फर्स्ट क्लास में देखा आपने कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैंने बाइफर्केशन कराया, डिफरेंस कराना सिखाया आपको। तो तीनों अच्छे से पढ़िए और एक बार मेरे साथ पढ़िए आप। ठीक है, मैं आपको बार बार कहूंगा कि एक बार पढ़िए ही मेरे साथ, तब आपको समझ में आएगा कि साइंस क्या चीजें हैं। तो देखिए ये मैंने तीनों कैटेगरी मैंने करवा दिया भाई। चलिए तीनों कैटेगरी मैंने क्या करवाया है पहले इसको समझिए। ठीक है, दिमाग में बैठाइए कि हमने क्या कर लिया है अभी तक। पूरा एक चीज मैं रख रहा हूँ, सारी चीजों को इसको हटा लिया जाए पूरी चीजों को। चलिए भाई समझिएगा मैंने हम लोगों ने क्या कर लिया भाई अभी तक। हमने 3 पार्ट हमने किए, 3 टाइप्स हमने देखे हैं। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा पहले तो ये हमने ये जाना था, हमने ये क्या जाना, देखिए हमने ये जाना कि जो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास होता है ना, अपन मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी क्या होता है अनुभार होता है। क्या होता है अनुभार, यानी कि ये भार बराबर अनुभार होता है। लेकिन यहाँ तक ही हमें सीमित नहीं रहना था, हम लोग यहीं तक सीमित रह के रुक जाते हैं, फॉर्मूला भी यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको ने देखा कि n इसमें आप क्या देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन वेट होता है। ठीक है, पहला केस तो आपने ये देखा कि जो n क्या है नंबर ऑफ मोल्स है ना भाई, यानी कि जो भार है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपने एक देखा जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी क्या होता है अनुभार होता है। ठीक है, ये हो गया आपने दूसरा केस देखा। अब इसी बेस में मैंने आपके तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तीनों क्वेश्चन मैंने क्या क्या करवाए, सबसे पहला मैंने टाइप में रखा आपको क्या कि आपका जो गिवन वेट है उसको मैंने कांस्टेंट कर दिया आपका। ठीक है, और तब मैंने आपसे पूछ लिया कि आप, तो मैंने क्या पूछा था कि इसमें बताइए अणु की संख्या या एटम की संख्या, जो भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अब आपको। सेकेंड केस में मैंने आपका जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको मैंने कांस्टेंट कर दिया आपका, यानी आपका अनुभार को मैंने कांस्टेंट कर दिया। थर्ड केस में मैंने क्या किया आपका भाई, थर्ड केस में मैंने क्या किया आपको बताइएगा। थर्ड केस में मैंने आपका कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रखा है ना, कोई भी चीज को कांस्टेंट नहीं रख के क्वेश्चन करवा दिया। ठीक, अच्छा एक बात और, चलिए भाई अब वो सब आगे चलेंगे, हम लोग देखते चलेंगे आगे क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं ना, देखिए इतना अगर आप क्वेश्चन कर लिए बस इतना सा क्वेश्चन, फिर आपका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं भी बनाइएगा यकीन मानिए चलेगा भाई, सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन होगा ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। ऑक्सीजन के, ये इजी क्वेश्चन अब हो गया आपके लिए, अब क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। देखिए यहाँ एक वर्ड मिल रहा है ऑक्सीजन, है ना, क्या मिला है सर, यहाँ मिला आपको ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन लीजिएगा आप, इस ऑक्सीजन को फॉर्मूला में क्या लिखेगा, केमिकल फॉर्मूला ये लिखेगा या फिर ये लिखेगा। तो सर अगर हम इसकी बात अगर कर रहे हैं तो ये एक है, यानी कि ये क्या होगा एटम होगा इसमें,
और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है सर, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम है। हाँ, ये भी ऑक्सीजन का ही एटम है और यहाँ भी ऑक्सीजन का ही एटम है। यहाँ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम तो है सर, लेकिन ग्रुप ऑफ एटम जब हो जाता तो हम इसको क्या कहते हैं, अणु। यानी हम इसको कहेंगे सिमिलर टाइप्स ऑफ अणु उपस्थित है इसमें, यानी ये भी एलिमेंट्स ही है, ठीक है, और ये भी एलिमेंट्स ही है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि इसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम उपस्थित होंगे। क्या होंगे इसमें, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम उपस्थित होंगे, और इसमें क्या होंगे, सिमिलर टाइप्स ऑफ अणु उपस्थित होंगे। तो हमें देखना है कि क्वेश्चन में ऑक्सीजन लिखने के बाद क्या लिखा है, अणु लिखा है या फिर एटम लिखा है, मतलब मॉलिक्यूल्स लिखा है या फिर परमाणु लिखा है। अगर अणु लिखा है, मॉलिक्यूल्स लिखा है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर एटम लिखा, परमाणु लिखा है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु, देखिए भाई यहाँ लिख दिया है परमाणु, यानी आपको यहाँ लिख दिया गया एटम, यानी ये परमाणु लिख दिया है। अगर परमाणु लिख दिया है यानी कि ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और अगर अणु लिखता, मॉलिक्यूल्स लिखता, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। पढ़िए इस प्रकार से, ठीक है ना, कि क्या पूछ ले, रटिए नहीं, रटिए मत भाई, रटेंगे तो चलिए निकालते हैं। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, मतलब समझे, क्वेश्चन को समझिएगा क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि मान के चलते ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। अब आप इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें क्या है भाई, ये भी क्या है, ऑक्सीजन गैस यानी पदार्थ, इसमें छोटे छोटे ऐसे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या होंगे भाई, आपके पार्टिकल्स होंगे ना, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल को बाहर निकाल दिए, इसी को आप एटम का नाम दे रहे हैं। एटम क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन के एटम ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का, यानी कि ये जो आप एक एटम जो बाहर निकाले ना, इसका द्रव्यमान बताइए, इसमें कितना एटम उपस्थित है। देखिए पहले आइए क्वेश्चन में और भी चीजें क्लियर होगी। अभी आप इतना समझ में कि इस एटम का आपको द्रव्यमान पूछा है, तो आप पहले ये बताइए कि इस ऑक्सीजन में कितने ऐसे एटम उपस्थित है। तो देखिए ऑक्सीजन का अभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पूछा गया है एटम का द्रव्यमान बताने के लिए। तो ये पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सर, 16 ग्राम होगा। तो इस मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम में आप लिखते हैं इक्वल टू आप उसका क्या होता है, 1 मोल होता है। 1 मोल में कितना होगा, 6.022 10 टू द पावर 23। क्या, अणु नहीं, परमाणु, यानी कि एटम। क्यों, क्योंकि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम है यहाँ उपस्थित एटम। यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे कितने ऐसे एटम है, 6.022 10 टू द पावर 23 एटम उपस्थित है, यानी कि परमाणु उपस्थित है। यानी 6.022 10 पावर 23 इतना परमाणु उपस्थित है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, इसका मतलब समझिए, यानी कि जो ये आपका जो दिख रहा है ना, यानी इसमें जो कितना आपको दिखाया गया एटम इतना है, और इस एटम का जो मास आपको दिया गया कितना, 16 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास होता है ना भाई 16 ग्राम, यानी ये सारे इतना 6.022 10 पर 23 एटम का सारे मास, सारे एटम का अगर मास को जोड़िएगा तो वो कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा, ठीक है। यही लिखे हैं 16 ग्राम इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 पर 23 एटम या फिर परमाणु। यानी आप ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप, कि 16 ग्राम इक्वल्स टू आप लिख रहे हैं 6.022 10 टू द पावर 23 एटम, है ना। यानी कि इतना एटम का कितना मास है, 16 ग्राम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, 6.022 10 टू द पावर 23 परमाणु का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है। और आपसे पूछा गया एक परमाणु को बताइए, ऑक्सीजन के, देखिए ऑक्सीजन के एक परमाणु का आप द्रव्यमान बताइए। तो भाई ये तो यूनिटरी मेथड है, तो एक परमाणु का आप कैसे निकालिएगा बताइए, 16/6.022 10 टू द पावर 23 ग्राम नहीं करिएगा, यही हो गया आंसर। अब किस फॉर्मेट में दिया हुआ आंसर हम लोग देख लेते हैं, उसको टिक करेंगे। तो भाई ये रहा आपका सही ऑप्शन, 16/6.023 10 टू द पावर 23 ग्राम में आंसर इसका आएगा, ठीक है। अब 32 आप नहीं लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ अणु बोल देता, ठीक है, अगर इसी केस में अगर मुझे बोल देता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें बताइए अणु, तो अब ये क्या हो जाता आपका, यहाँ पे आ जाता अणु। लेकिन अगर अणु है यानी कि ग्रुप ऑफ एटम है, यानी कि 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होता, O2 यूज होता। अगर O2 यूज होता तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता, 16 दूनी 2 यानी कि 32 ग्राम हो जाता है। यानी 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल होता है, यानी 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल होता है ना, यानी 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल होता, यानी यहाँ पे 32 ग्राम इक्वल टू 6.0, यानी कि इस ऑक्सीजन गैस के अंदर जो आपका इतना अणु है, ठीक है, उसका जो मास होता वो कितना होता, और कि वो कितना हो जाता, 32 ग्राम। ऐसे भी समझिए ना कि यहाँ पे अभी आपने देखा था एटम वो सिंगल है,
और अणु में क्या है, 2 है, तो भाई 2 जुड़ेगा तो मास अधिक होगा। तो देखिए अणु जुड़ा तो यहाँ पे देखिए मास बढ़ गया ना 32 ग्राम, और जब एटम था तो कितना था 16 ग्राम, ठीक है, और यहाँ ये दोनों जुड़ गया तो 32 ग्राम हो गया, ऐसे भी समझिए, ठीक। तो यहाँ 32 ग्राम का जो जो इतना आपका जो यहाँ पे क्या हो गया, अब अणु हो जाएगा यहाँ पे, अगर अणु आपसे पूछता तो इतना अणु का यानी 6.02 टू 10⁻23 अणु का मास कितना हो जाता है आपका, 32 ग्राम हो जाता है। यहाँ आप लिखते हैं ऐसे 32 ग्राम। तो एक परमाणु नहीं, यहाँ पे आपसे पूछता एक अणु का बताइए, है, तो एक अणु का आप क्या लिखते हैं, 32/6.02 टू 10⁻23 ग्राम। समझ में आया? चलिए भाई अब इसको हटाइए, अब अगला क्वेश्चन करिए, और भी चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए भाई देखिए ये सब क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे 5वां क्वेश्चन को, ठीक है, 5वें क्वेश्चन को। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे और कितने अणु होंगे। समझ में आया? यहाँ लिखा है, आपको भार दे दिया गया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब ऐसे समझिए 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब ये। और पहले ये बताइए, अगर आप ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, आपका एक गैस है, ठीक है, गैस है, यानी ये क्या है, आपका एक पदार्थ है। पदार्थ है तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। ऑक्सीजन गैस है, तो भाई इस ऑक्सीजन गैस को आप क्या करते हैं, इस प्रकार से आपका कोई बलून है, इसमें आप फिल कर दिए, इसमें आपने क्या किया है, ऑक्सीजन गैस फिल कर दिया आपने इसमें, ठीक है। कितना फिल किया है आपने, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस फिल किया, ठीक है। तो अब इसमें ऑक्सीजन गैस फिल किया भाई, तो ये आपका पदार्थ है, तो यहाँ पे क्या है, पदार्थ है तो ये कण है, यानी इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, कण होंगे, ठीक है। कण को आप क्या नाम देते हैं, एटम नाम देते हैं, ठीक। और अगर 2 एटम, मतलब कि अगर O रहा तो ये आप इसको कहेंगे एटम, और इस प्रकार से O2 रहेगा तो आप इसको क्या कहेंगे भाई, अणु कहेंगे, क्योंकि 2 सिमिलर एटम्स हो गए आपके, यानी आप इसको क्या नाम देंगे, अणु नाम देंगे, ठीक है। ये समझ में आया? तो आपसे यही पूछा गया है कि ये जो अणु एटम है, ठीक है, तो 32 ग्राम जो आपने ऑक्सीजन गैस जो बलून में भरा है उसमें कितने एटम हैं और कितने अणु हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ऑक्सीजन के ये रहा 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं और कितने अणु हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आप समझिए, जब हम यहाँ बोल रहे हैं कितने एटम है, तो एटम है यानी कि ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला लेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है कितना अणु है, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम होगा, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम के लिए 2 ऑक्सीजन, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दोनों चीज आपसे यहाँ पे पूछा, तो चलिए इसको बना लेते हैं। इजी है भाई, इजी है ना। देखिए पहला केस लेते हैं, एटम का हम लोग केस रहे हैं, एटम निकाल रहे हैं कि कितना एटम। अगर एटम की बात करें तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला ये होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 16 ग्राम होगा। 16 ग्राम इक्वल टू आप 1 मोल लिखते हैं, और 1 मोल इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, 6.02 टू 10⁻23। इसमें क्या उपस्थित होगा भाई, परमाणु उपस्थित, यानी कि एटम उपस्थित होगा, ठीक है। लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस अगर आप भरिएगा इस बलून में, तो लेकिन आप भर कितना रहे हैं, 32 ग्राम भर रहे हैं भाई। तो 32 ग्राम भर रहे हैं, तो 16 को 32 अगर आपको करना है तो क्या करिएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका 2 मोल हो जाएगा। और यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 2 छक 12 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि अगर आप 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस भरे हैं, ठीक है ना, 32 ग्राम अगर आपने ऑक्सीजन भरा है तो कितना मोल है उसमें, कितना ऑक्सीजन का मोल है, तो 2 मोल है। और कितने उसमें परमाणु उपस्थित है, तो 12.044 10⁻23 है। और अगर आपसे अणु पूछ लेता, अगर पूछा भी है, अगर आपसे अणु पूछा है तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे O2, ठीक है। यानी ऑप्शन बी, मतलब दूसरा क्वेश्चन है जो हमें पूछा गया है अणु के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे। तो O2 फार्मूला लेके चलेंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम होगा। 32 ग्राम इक्वल टू हम 1 मोल लिखेंगे, 1 मोल इक्वल टू होगा 6.02 टू 10⁻23। इसमें क्या मिलेगा, हमें अणु मिलेगा। क्यों अणु मिलेगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और ग्रुप ऑफ आइटम को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो भाई देखिए यहाँ पे 32 ग्राम में कितने अणु है, 6.02 टू 10⁻23 अणु है। और आपने कितना भरा है बैलून में, तो 32 ग्राम ही भरा, तो 32 ग्राम ही निकल गया। तो अगर आपसे पूछेगा कितना अणु होगा, ठीक है, ऑक्सीजन अगर आपने कोई बलून में भरा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन भरा, तो कितना अणु होगा भाई। तो देखिए समझिए ना, ऐसे समझिए, ऐसे अगर अणु की बात हो रही है यानी कि यहाँ पे 2 एटम हो गया, ठीक है, ये हो गया एक अणु। और एटम मतलब कि एक सिंगल एटम, ये आपका एक एटम है। तो यहाँ पे 2 जुड़ गया है भाई, और यहाँ पे क्या है, वो दोनों अलग हो गए। तो सिंपल सी बात है, संख्या यहाँ पे अधिक हो जाएगी,
मास यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे संख्या कमेगी, मास यहाँ पर अधिक होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, दो लड़के मिल करके एक ग्रुप बनाया है और यहाँ एक लड़का ही समझिए ग्रुप बना रहा है भाई। तो यहाँ पे ग्रुप की संख्या अधिक होगी, लेकिन उस ग्रुप का मास तो कम होगा, क्योंकि एक लड़का से यहाँ ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे दो लड़के से ग्रुप बन रहा है। ठीक है, ऐसे समझिए। तो भाई चलिए, ये आपका परमाणु का संख्या आप निकाल लिए और अणु का भी संख्या निकाल लिए। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है तो भाई देखिए, सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अच्छे से आपको यहाँ पर दी जा रही है और एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है एग्जामिनेशन में। चलिए, वॉल्यूम का भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 हमने कर लिया है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि 44.8 लीटर आयतन में एसटीपी पर CO2 का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अधिक इसमें समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी समझाऊंगा तब आप प्रैक्टिस में इसे कम समय दे पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन क्या है फिर से समझिए, प्रैक्टिकली चीजों को समझिए। क्या बोला गया कि इतना वॉल्यूम आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर CO2 का द्रव्यमान क्या होगा। यानी इसका मतलब समझे, CO2 का द्रव्यमान क्या होगा। तो CO2 क्या है पहले ये बताइए। एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, अणु मिलेगा। तो अणु क्या होगा भाई, फैलेगा। तो ये जो फैल रहा है, इसका जो वॉल्यूम आपको दे दिया है, फैलने का वॉल्यूम आपको दिया है 44.8 लीटर दिया है ना, 44.8 लीटर दिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। तो बोला है कि इसका द्रव्यमान हमें निकालिए, CO2 का द्रव्यमान निकालिए, समझे। यानी ये जो अणु है, इसका अणु जो फैल रहा है 44.8 लीटर में, वो सारे अणु को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, CO2 का द्रव्यमान मिल जाएगा। समझ में आया ना। चलिए, इसको बनाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन को। समझिए भाई, क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, वॉल्यूम का क्वेश्चन है ये, तो वॉल्यूम से ही हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको क्या पता है, 1 मोल इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर होता है ना भाई, बताइएगा। यानी आपको पता है सर कि 22.4 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मोल होता है। और 1 मोल में कितना होता है, 6.022, यानी 10⁻23। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी, ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं। 6.022 10⁻23 अणु होंगे या फिर परमाणु होंगे, एटम्स होंगे या फिर आयंस होंगे, ये आपको पता है। आपको बोला कितना गया, वॉल्यूम आपको कितना दिया गया, समझिए 44.8 लीटर दिया गया। तो 44.8 लीटर यानी कि इसका 2 गुना आपको दे दिया गया है। तो ये भी मोल कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गया है। और यहाँ पे ये भी आपका 2 टाइम्स हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे जो दिया गया, कौन सा गैस दिया गया था आपको, यहाँ पे CO2 गैस दिया गया था, आई थिंक, है ना, CO2 गैस दिया गया था। 42.48 लीटर आइटम में एसटी पे CO2 का द्रव्यमान पूछा था। यानी कि CO2 में जो उपस्थित अब जो अणु, अणु ही होगा, क्योंकि CO2 क्या है आपका, एक यौगिक है, और यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो क्या होता है, अणु है। तो भाई CO2 में जो अगर बोला जाता है 44 ग्राम की बात होती, तो उसमें क्योंकि भाई जो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 1 मोल होता है, 1 मोल में इतना अणु होता है ना, लेकिन अब यहाँ पे मोल कितना आ गया, 2 मोल आ गया। समझ में आया, कितना मोल आ गया भाई, 2 मोल आ गया। तो 2 मोल आ गया, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई आप करिएगा। 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12 इंटू 10⁻23 अणु है। यानी कि अगर बात किया जाता 22.4 लीटर वॉल्यूम में, तो इतना अणु उड़ रहा था, ठीक है ना। जो भाई गैस है, गैस में उपस्थित ये अणु क्या करेगी, फैलेगी। तो ये इतना अणु फैल रही थी इतना वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो भाई अणु की संख्या भी बढ़ गई है, यानी मोल बताइए कितना है, तो 2 मोल है ना। अब आइएगा भाई, क्वेश्चन को अब हम लोग बना रहे हैं, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि CO2 क्या द्रव्यमान आपसे पूछा, ठीक है, CO2 का द्रव्यमान। तो आप नहीं निकाल सकते द्रव्यमान। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, कि इतना वॉल्यूम में CO2 का द्रव्यमान, यानी कि इस अणु का जो द्रव्यमान होगा, हाँ, यानी CO2 कहने का मतलब क्या है, कार्बन का 1 एटम हो गया और ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया। इनके एटम यानी कि इन सारे अणु का जो मास होगा वही इसका मास होगा। और ऐसे कितने अणु हैं, तो आपको पता चला है 12.044 10⁻23 अणु है। यानी इसका आप मास निकाल लिए, यानी इसका भी आप मास निकाल लिए। तो भाई इस 12.044 10⁻23 कितने मोल के बराबर, 2 मोल के बराबर। कैसे हुआ, यहाँ आपको समझ में आ रहा है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वेट,
यही तो वेट हमें निकालना है। और मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है सर, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो नंबर ऑफ मोल आपको पता है कितना है, 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है। गिवन वेट हमें निकाल लेना है, यानी कि भार हम निकाल लेंगे यहाँ से, वेट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं तो द्रव्यमान निकल जाएगा, वेट हो गया। और ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये 12 हो गया, ये 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32 यानी कि 44 आ गया, यानी 44 आ गया। यानी भार कितना आ गया आपका 88 ग्राम। समझ में आया, कितना आया 88 ग्राम। तो निकल गया। इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो ये होगा आपका 88 ग्राम, ठीक है, क्या होगा 88 ग्राम। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए यहाँ पे हम लोग स्पेस ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग स्पेस लेंगे। समझ में आ रही है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे वॉल्यूम पे मैंने ले लिया था एक और क्वेश्चन ताकि आपको चीजें समझ में अच्छे से आ पाए। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। यहाँ बोला क्या गया है कि 11.2 लीटर आयतन में। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम घट यहाँ बढ़ गया था 22.4 से इसका 2 गुना हो गया था। तो भाई यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो गया था भाई, CO2 का द्रव्यमान जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम होता था, वो बढ़ के कितना हो गया 88 ग्राम हो गया। देखा ना आपने। तो यहाँ पे भाई अब क्या कर दिया, वॉल्यूम कम गया है यानी अणु की संख्या भी घट गई होगी। यहाँ पे अणु की संख्या आपने देखा 6.022 से बढ़ के कितना हो गया, तो 2 गुना हो गया, 12.044 हो गया था। तो अब यहाँ वॉल्यूम घट गया तो अणु की संख्या भी घटेगी। तो देखते हैं घटती है कि नहीं। और कौन सा गैस दिया गया, मीथेन गैस दिया गया, तो और इसका द्रव्यमान पूछा गया। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले मीथेन गैस का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो 12 + 4 क्या होता है, 16 ग्राम होता है। 16 ग्राम में उपस्थित जो मोल की संख्या होती है 1 मोल होता है। और इस एक अभी ये क्या है आपका, एक यौगिक है ना, एक कंपाउंड है। तो इसमें क्या मिलेगा, अणु मिलेगा। तो इसमें जो 1 मोल में जो अणु उपस्थित होगा वो कितना होगा, 6.022 10⁻23 होगा। और ये जो फैलेगा वो कितने वॉल्यूम में फैलेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम में फैलेगा। लेकिन अभी आपने क्या लिखा सर, 22.4 लीटर वॉल्यूम में आपका 1 मोल जो है मीथेन गैस फैलेगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस फैलेगा। मीथेन गैस में उपस्थित जो अणु है वो फैलेगा। कितना अणु है, 6.022 10⁻23 अणु, 6.022 10⁻23 अणु है। लेकिन अब आपका वॉल्यूम क्या कर दिया गया, 11.2 लीटर कर दिया, यानी आधा कर दिया गया, यानी डिवाइड कर दिया गया है 2 से। तो इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। और ये भी अगर 2 से डिवाइड हो तो अणु की संख्या घट जाएगी, 3.011 10⁻23 अणु। देखिए अणु की संख्या घट गई, अणु की संख्या घट गई, मोल की भी संख्या घट गई। अणु की संख्या घट गई तो मास भी घट जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा n = गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास। तो n का वैल्यू क्या आया, 0.5 है। यहाँ से वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। तो वेट कितना आ गया भाई यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 0.5 8 ग्राम आ गया ना, है ना, यही आएगा, ठीक है। तो 8 ग्राम आ गया, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, सेम बेस्ड क्वेश्चन है आपका भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला 8वां क्वेश्चन क्या आपसे बोला गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे दमदार क्वेश्चन है सारे। देखिए भाई, कोई एक गुब्बारा है, गुब्बारा में मीथेन गैस भरा जा रहा है, ठीक है ना। और बोला ये गया है कि गुब्बारे में जो मीथेन गैस है उसमें आपको पूछा गया उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या बताए, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए यदि गुब्बारे में 640 ग्राम मीथेन गैस भरी जाती है तो, ठीक है। क्वेश्चन समझिए क्या बोला है। जैसे कि आपके पास कोई एक गुब्बारा है ये, ठीक है, इसमें जो भरा गया है आपका मीथेन गैस भरा, CH4 गैस भरा गया। पहले यहाँ पे मीथेन गैस में मुझे आप पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखाइए सर, क्या होता है। CH4 में पहले आप हमें ये बताइए, क्या बताइएगा हमें, CH4 में आप हमें क्या बताइएगा, इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए। क्या होगा, 12 + 4 क्या हो गया, इसका 16 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। इसमें क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है और हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है। तो कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होता है, 12 एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन 1 और 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और कल मैंने बता दिया निकालना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपका, 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन है। यानी कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो यहाँ पे लेंगे हम लोग
एक इलेक्ट्रॉन इंटू 4 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चलिए, तो मीथेन गैस में टोटल आपने कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला है सर, 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे हुआ बताइएगा हमें सर। ये 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आपने निकाला है और प्लस 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है। ठीक है, कितना निकाला, यानी 16 ग्राम अगर मीथेन आप गैस भरे होते इस बलून में, ठीक है, अगर 16 ग्राम अगर आप मीथेन गैस भरे होते तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता, 10 इलेक्ट्रॉन होता है ना। कैसे, देखिए CH4 का अभी मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकाला, वो कितना आया 16 ग्राम, और इस 16 ग्राम में मैंने आपको बताया कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन 4, तो टोटल 16 ग्राम अगर आप मीथेन गैस भरे हैं तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक गुब्बारे में क्या किया गया, एक गुब्बारे में मीथेन गैस तो भरा गया है, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, लेकिन उसमें कितना गैस भरा गया, 640 ग्राम भरा गया। ठीक, तो भाई सिंपल सा फंडा है, क्या आप नहीं बना ही पाइएगा, 16 ग्राम में 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना भरा गया, 640 ग्राम भरा गया, तो कितना गुना हो गया, 40 गुना हो गया है। 40 से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं तो इधर भी आप क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 गुना 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 400 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में। यानी कि टोटल अगर आप यहाँ पे इसमें अगर आप 16 ग्राम भरे होते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन होता, 10 इलेक्ट्रॉन होता, और यहाँ आपने भर दिया है 640 ग्राम मीथेन गैस, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, गैस की संख्या अधिक हो गई भाई, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो अधिक होगी, कितना हो जाएगी, 400 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आंसर भी आपका क्या मिल जाएगा, 400 इलेक्ट्रॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ चीज़ों को समझिएगा, ठीक है, अब समझिए हुआ क्या है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया है, ऑप्शन में 400 इलेक्ट्रॉन था, आपने बना लिया। एक और एग्जामिनेशन हुआ, वहां पे आपको ये ऑप्शन ही नहीं था, आपको ऑप्शन इस फॉर्म में दिया हुआ था 6.02 टू 10⁻23, ऑप्शन भी इस प्रकार 6 पॉइंट के टर्म में था, एवोगैड्रो नंबर के टर्म में था। तो अब उस पर हम लोग कैसे पहुंचेंगे, इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये आपको पता है CH4 है ना, मैं CH4 लेके चल रहा हूँ, CH4, ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन, और यहाँ से मैं आपको 4 हाइड्रोजन दिखाऊंगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आपका हो गया हाइड्रोजन, 4 क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, कार्बन हो गया ये आपका कलर चेंज कर लिया जाए ना, चलिए ये हो गया आपका कार्बन, ठीक है सर, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना, इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, इसे आप ब्रेक डाउन करेंगे तो बहुत सारे क्या होंगे, इसमें एटम मिलेंगे। यहाँ क्या मिलेंगे आपको, कार्बन के एटम मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको, कार्बन का एटम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं ये बताइएगा। यानी इसका मैं एक एटम बाहर निकाले, ये आपका कौन सा एटम है, ये आपका कार्बन का एटम है। ठीक है, ये कौन सा एटम है, कार्बन का एटम है। उसी प्रकार इस ऑक्सीजन में भी बहुत सारे हाइड्रोजन में क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन का एटम होगा। यहाँ पे भी होंगे हाइड्रोजन के एटम, होंगे कि नहीं भाई बताइएगा। यहाँ पे भी क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे। समझिएगा ध्यान से इसको, इस क्वेश्चन को अगर देखिए नहीं समझाऊंगा तो भाई कोई फायदा। इसका फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूला हम तब बताएंगे जब आप इसको समझ लेंगे। तो इसका मैं एक एटम को बाहर निकाल लिया, ये एटम को, इस एटम को मैंने निकाल लिया, और इस एटम को मैंने निकाल लिया, और इस एटम को मैंने निकाल लिया। ये क्या है आपका हाइड्रोजन एटम है, ये भी क्या है आपका हाइड्रोजन एटम है, और ये भी क्या है आपका हाइड्रोजन एटम है, और ये भी आपका क्या है हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका येलो कलर से हाइड्रोजन एटम को मैंने दिखा दिया है, और यहाँ मैंने ग्रीन कलर से कार्बन एटम को दिखाया। तो देखिए डिफरेंट एटम है, एक कार्बन का है, ध्यान से समझिएगा, एक कार्बन का एटम है, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का एटम है। ये चारों तो सिमिलर हैं, और एक आपका कार्बन डिफरेंट, यानी ये क्या हो गया आपका अणु, ग्रुप ऑफ एटम जो बनेगा ये अणु कहलाएगा। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ एटम जो है यहाँ पे डिफरेंट एटम से ये ग्रुप बना हुआ है, यानी ये क्या हो गया आपका एक कंपाउंड हो गया। तो आपको पता चल गया कि ये आपका क्या हो गया सर, एक ये आपका यौगिक हो गया, यानी ये क्या हो गया सर, कंपाउंड हो गया। अब समझिएगा ये एटम जो मैंने यहाँ पे बनाया है, अब इस एटम के फिगर को समझिए। ये आपका मैंने कोई ये कार्बन का ये इस एटम को मैंने ले लिया, ये जो मैंने छोटा सा दिखाया ना इसको लिया है, या फिर इसको समझिए, चाहे इसको समझिए, चाहे इसको समझिए, चाहे इसको, कोई भी एक एटम को मैंने लिया।
मैंने बताया था एटम के अंदर जो उपस्थित होता है न्यूक्लियस, इसमें क्या उपस्थित होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर क्या घूम रहा होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बताइए कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि मैं कार्बन का एक एटम बनाया हूं। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे आपका 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन घुमा यहाँ पे कितना हो गया? 3 1 4, टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। उसी प्रकार अब मैं हाइड्रोजन का बनाया भाई। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन का मैं बना रहा हूँ। तो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का आपने देखा क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ये न्यूक्लियस है और वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे उपस्थित होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है, यही दृश्य देखा और आपने इस प्रकार से क्या किया? 4 हाइड्रोजन बनाया। ठीक है, 4 हाइड्रोजन बनाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया? आपका एक ग्रुप ऑफ एटम हो गया। ग्रुप ऑफ एटम हो गया यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं? अणु बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? बताइएगा। 10 इलेक्ट्रॉन है ना? एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और आपको क्या पता है सर, एक मोल जो होता है, एक मोल में कितने अणु होते हैं सर? 6.022 10⁻23 अणु होते हैं। होता है कि नहीं, ये बताइएगा सर। बिल्कुल होते हैं सर। क्वेश्चन में आइए यहाँ पे देखिए, आप CH4 गैस है, तो अभी आपको पता है सर CH4 मीथेन गैस भरा जा रहा ना भाई? हाँ सर, मीथेन गैस भरा जा रहा है सर। अच्छे से चलिएगा सर समझाते हुए। बिल्कुल, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 यानी कि 16 ग्राम। 16 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं सर? 1 मोल लिखते हैं, और 1 मोल इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं? 6.022 10⁻23, और क्या लिखेंगे सर आप? इसमें अणु लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल ठीक। ठीक है सर, यानी आपने क्या लिखा? 6.0। अच्छा एक चीज ये बताइएगा, यहाँ पे मैं इसको फ्रेश लिख रहा हूँ, इसमें अभी मैं लिख रहा हूँ कि यानी आप क्या लिखे? 16 ग्राम मॉलिक्यूलर मास में मीथेन का अगर आप लिए हैं, यानी 16 ग्राम अगर आप मीथेन गैस भरे हैं बलून में, तो कितना अणु है? 6.022 10⁻23 अणु है ना? बताइए है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन आप फिल कितना कर रहे हैं सर? 640 ग्राम फिल कर रहे हैं। कितना फिल कर रहे हैं? 640 ग्राम फिल कर रहे हैं। तो भाई 640 ग्राम कैसे आया सर? 40 गुना किए मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे भी आप 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो अणु का संख्या तो डेफिनेटली, गैस की संख्या बढ़े तो अणु की संख्या भी बढ़ गई। तो 40 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 40 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 40 अणु हो गया ये आपका, है ना? ये हुआ कि नहीं, ये बताइएगा। समझ में आया? बिल्कुल आया सर समझ में पे। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन ये बोला था आपसे, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला था। क्वेश्चन ये बोला था कि जो मीथेन गैस भरा जा रहा है, मीथेन गैस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतलानी थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी थी, और कितना गैस भरा जा रहा था? 640 ग्राम। हमें भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या से मतलब है सर, आप तो यहाँ अणु लेकर के आ गए। बिल्कुल, देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि, अभी मैंने आपको क्या बताया, इस फिगर के माध्यम से मैंने पूरी चीज आपको बताई कि एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से समझिएगा फिर से, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। आपने देखा, ये कार्बन का देखा और ये आपने हाइड्रोजन का देखा। हाइड्रोजन में 4 आपने देखा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और कार्बन में आपने 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल ये ग्रुप ऑफ एटम बना। इस ग्रुप ऑफ एटम को आपने अणु का नाम दिया जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो एक अणु में ये आपका एक अणु है, और ऐसे अगर आप, ये मीथेन गैस है ना भाई, ये क्या आ गया? कार्बन है, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, तो ये CH4 का एक अणु है ये। ठीक, तो एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे कितने अणु है भाई? अगर आप 640 ग्राम अगर गैस भरे तो ऐसे कितने अणु है? इतना अणु है। और एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। एक अणु में, मैं यहां लिख रहा हूं, एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई बताइएगा? तो 640 ग्राम अगर आप मीथेन गैस लेते हैं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.022 10⁻23 इंटू 40 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल होगा सर। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। इतना इसका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए ये 10 इधर 10, 100 हो गया इधर। तो सॉल्व करिए, 6.0 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको पहले। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, 4 छक्के 24,
10⁻25 इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी हो गई। इतना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है अगर आप 640 ग्राम मीथेन गैस भरते हैं तो, और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में रहेगा तो 400 इलेक्ट्रॉन है। ये 400 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर है अणु से, ठीक है। और ये 400 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से आया ऐसे 40 आपने क्या कर दिया भाई, मल्टीप्लाई किया था 16 ग्राम से 640 किया, और एक अणु में आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 10, यही 400 इलेक्ट्रॉन। तो भाई वो करके भी आप यहाँ आ सकते हैं, मैं एक फॉर्मूला भी बता दूंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या करते हैं जो बड़े बड़े टीचर हैं आपके, वो बोला जाता है कि जब भी आपको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने पूछ ले, या प्रोटॉन की संख्या निकालने पूछे, या न्यूट्रॉन की संख्या निकालने पूछे, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का संख्या लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और आपको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा भाई, क्या बोला जाएगा यहाँ पे, आपको बोला जाएगा यहाँ पे जो आपका गिवन वेट होगा, जैसे 640 ग्राम जो आपको दिया हुआ ना, गिवन वेट डिवाइड कर देना है आपको मॉलिक्यूलर मास से, ये बोला जाएगा। फॉर्मूला आप याद करके चले जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये आया कैसे, ये आपको कभी नहीं बताया जाए, ये आया, और क्या कोई बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगा, कंसेप्ट है ना भाई, तो कंसेप्ट भी आना चाहिए समझाने के लिए। अब इस फार्मूला में हम डायरेक्ट इसको पुट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है भाई बताइएगा, तो हमें अब निकाला कितना, 10 इलेक्ट्रॉन निकाला है, 6.02 10⁻23 हो गया। गिवन वेट कितना हो गया, 640 हो गया, और ये हो गया आपका 16, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना मीथेन का, 16, तो 16 चौके 40 आ गया, ये 40, देखिए ये 40 हुआ, ये 10 हो गया, ये एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर। समझ में आया अब? क्लियर और नॉट क्लियर सर? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले। अब सेम क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोला गया 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन के, पहले तो आप मीथेन में क्या करेंगे, CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो क्या आएगा, 16 ग्राम। कार्बन में निकालिए कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी टोटल कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन आ गया सर, 10 इलेक्ट्रॉन तो आ गया सर, लेकिन ये कितने ग्राम में, 16 ग्राम में भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 ग्राम है। लेकिन आपको पूछा 1.6 ग्राम में, तो 1.6 ग्राम यानी कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी जिस प्रकार यहाँ पे आपने 400 निकाला था, तो 400 को आप क्या किया था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था एवोगैड्रो नंबर से ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी आप करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं ये भी फार्मूला निकाल सकता हूँ ना, कि जो आया आपका इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आया, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपकी आई कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही वैल्यू रहेगा, 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। यानी आंसर क्या आएगा, 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इतना होगा। लेकिन फार्मूला में भी पुट करके देखते हैं क्या उतना सही आ रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10, और फार्मूला आपको क्या बताया गया था कि जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा, कहाँ गया भाई, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, पहले उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, जो भार दिया रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं क्या यहाँ आ रहा है यह चीज़ की कुछ अलग आ रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है, 10, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 10⁻23, गिवन वेट कितना है 1.6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 है, तो इसको बस वही करेंगे तो वही आएगा। ये 10 से 10 चल गया, 16 से 16 चल गया, तो एक बचा, यानी 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आ गया वही चीज़। चलिए भाई चीज़ें सेम होगी, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आप चलेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में भी, ठीक है। कितना चीज़ें ही आप रटेंगे भाई, यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आएंगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए CO2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, CO2 के कितने ग्राम में 1 मोल बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया, CO2 के कितने ग्राम में 1 मोल बनता है। इजी क्वेश्चन है भाई, डेफिनेशन पूछ रहा है, यानी कि 1 मोल का डेफिनेशन बताना है। तो 1 मोल का डेफिनेशन क्या होता है, जो आपके पास कंपाउंड है या जो भी तत्व है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 44 ग्राम होगा। तो यही इसका आंसर हो गया, कितने ग्राम में, 44 ग्राम में। यानी CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो क्या होगा, 12 + 16 × 2 32 ग्राम, 44 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल होता है ना। तो कितना हो गया, 1 ग्राम 44 मोल हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 है। अब हम लोग कल यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक, एक क्लास और लिया जाएगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ से आपके सारे, अब ये सारी चीज़ें बच्चे वाले लगेंगे भाई। और यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 में भी अगर आपको यहाँ से लेके चलेंगे तो क्वेश्चन अब ज़्यादा टिपिकल नहीं लगेगा। एक ये अच्छा क्वेश्चन है,
थोड़ा मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।